तो फिर से अपने डिराइव कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंसिडरेशंस हमारे रहेंगे, वी कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Work done by torque is given by tau d theta. dw by dt is equal to tau d theta by dt, which is equal to tau omega. Now rotational kinetic energy, since the body is rotating, rotational kinetic energy is given by half I omega square. The next step would be, I'm going to differentiate it with respect to time. So we will get d by dt of half I omega square. Half and I being constant comes out of the differentiation. We need to differentiate omega square. वो समझने के लिए मैंने फिर से याना आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो याना ने आंसर भी किया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। बाकी याना श्योर नहीं थी, इसलिए सिद्धार्थ ने उसको कंप्लीट कर दिया, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। बट अगर यहाँ पे ये तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं अगर डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कोई चेंज आता है क्या? नो। नो। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रह जाएगा डिफरेंशिएशन के बाहर। नो मैम। तो फिर क्या आएगा? हाँ हेदवी हिम्मत करके बोल दे पगलू, बोल दे, इतना डर नहीं। नो 2x आएगा। 2x आएगा, ओके, दैट्स ओके, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है ये। प्लस कुछ और p साथ में आएगा। क्या आएगा हेदवी? प्लस p। प्लस टी नहीं आएगा, नो। इट वुड बी इनटू dx by dt। इसको हम बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। थर्ड चैप्टर में अपनों ने किया था चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कि अगर डिफरेंशिएशन जिसका हम कर रहे हैं वो उसके रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हमें क्या करना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो है वो तो करना ही पड़ेगा, जो हमने पहले करते थे। उसके साथ साथ इनर फंक्शन जो है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। ये मैंने क्यों आपको साइड में बताया, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसा ही सिनारियो मिल रहा है। अगर यहाँ पे होता ना डी बाय डी ओमेगा ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन सिंपली हो जाता 2 ओमेगा। बट यहाँ पे डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा स्क्वायर है, क्या बन जाएगा डिफरेंशिएशन? 2 ओमेगा डी डी ओमेगा बाई डी टी। 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, परफेक्ट। 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, चेन रूल की वजह से ये आया है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा आई ओमेगा। व्हाट इज डी ओमेगा बाई डी टी नोन एज? अल्फा। अल्फा। सो डी के बाई डी टी इज इक्वल टू आई ओमेगा अल्फा, विच इज माई सेकेंड इक्वेशन। आप सब लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम आता है क्या? क्या होता है व्हाट डज वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स? W इज इक्वल्स टू डेल्टा के। Work done is equal to change in kinetic energy. So I can say dw would be equal to dk, क्योंकि अगर small work done होगा तो there will be a small change in kinetic energy. So dw by dt would be equal to dk by dt. dw by dt is equal to dk by dt. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। ये है टाउ ओमेगा और ये है आई ओमेगा अल्फा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। दिस इज द हम पर आप रिजल्ट। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों लाए? अब इसका तो कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि मुझे रिलेशन किस में डिराइव करना था, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो मैं अपने सारे शस्त्र खोल के चलूंगी ना कि कहाँ कहाँ से क्या मैं रिलेट कर सकती हूँ। मैंने इसीलिए इसको इससे रिलेट किया, ठीक है। देयर वाज नो अदर वे टू रिलेट बोथ ऑफ देम। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। बहुत सिंपल है ये डेरिवेशन।
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो तो यू कैन रिएक्ट विद अ थम्स अप। ओके फेरिन, सिद्धार्थ सेलिब्रेट नहीं करो, थम्स अप दे दो। सेलिब्रेशन किस बात का कर रहे हैं? डेरिवेशन खत्म होने का? Of course, ma'am. नेक्स्ट हमें डिराइव करना है। सिद्धार्थ लिखते रहना साथ साथ में। नेक्स्ट वी नीड टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम and moment of inertia. बताओ एंगुलर मोमेंटम किसका एनालॉगस है? Linear momentum. लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया Mass. मास का। P और M के बीच में क्या रिलेशन था? P is equal to mv. P is equal to mv. So L और I के बीच में क्या रिलेशन होगा? Angular velocity. L is equal to I ओमेगा। ओमेगा। बात सही है, वेरी गुड। सिंपल लॉजिक है कि अगर P is equal to mv है तो L must be equal to I into ओमेगा होना चाहिए। ये इस चैप्टर की यही खास बात है कि हमें पहले से फाइनल फॉर्मूला तो पता ही होता है। फाइनल फॉर्मूला हमें पहले से पता चल जाता है, तो हमें डेरिवेशन में जुगाड़ ही करने होते हैं आधे से ज्यादा, तो क्योंकि याद तो आपको रहता नहीं है, तो जुगाड़ ही करते रहोगे कि यहाँ तक कैसे पहुंचे अपने, है ना? नहीं नहीं, याद भी रख लेते हैं, अच्छे बच्चे अपने, है ना? ऑल राइट। सो ये डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों को। इसके लिए मैं साइड में पहले मैं थोड़े प्री रिक्वेस्टिव लिख देती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या मालूम होना चाहिए इससे पहले। फर्स्ट, आपको एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता होना चाहिए। क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन? कैसे फाइंड करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से कि बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हो, बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हो तो थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ओमेगा बाहर की तरफ होगा। लेकिन अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही हो तो ओमेगा अंदर की तरफ एक्ट करेगा, क्रॉस, इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, राइट? ऐसे हम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं। सेकंड, हमें राइट हैंड थंब रूल जो हमारा है, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं, फेरिन का फेवरेट, इफ यू गाइज रिमेम्बर, वो वाला भी रूल याद होना चाहिए कि कीप योर राइट हैंड की फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कर्ल इट टुवर्ड्स सेकंड, considering the smaller angle between the two vectors, the thumb will point in the direction of resultant vector, है ना? फेरिन यही था ना? मैंने गलत तो नहीं बोला? ठीक है। थर्ड, आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आना चाहिए। और फोर्थ, आपको एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन, मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। इतना। और फिफ्थ, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? लीनियर मोमेंटम की वैसे जनरल डायरेक्शन क्या होती है? किस डायरेक्शन में एक्ट करता है लीनियर मोमेंटम? बहुत इजी है। बताओ बताओ, कोई तो बताओ, किस डायरेक्शन में एक्ट करता है लीनियर मोमेंटम? क्या फॉर्मूला है? हाँ, वेलोसिटी। इतनी डरती बहुत हो यार तुम, इतना टाइम लगा देती हो बोलने में आंसर पता होते हुए भी। पहले ही बोल देना चाहिए वेलोसिटी। P इज इक्वल टू m इंटू वी वेक्टर होता है ना, तो लीनियर मोमेंटम एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। P इज पैरेलल टू v। लास्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है एट एवरी पॉइंट? Ma'am, perpendicular to the radius. विच इज, उस डायरेक्शन का कुछ नाम भी है?
Tangential? Tangential. Yes, we act tangential at every point in the case of circular motion. अब इतना सब जब आपको मालूम होगा ना तो डेरिवेशन थोड़ा इजी लगेगा, थोड़ा। ठीक है, इतना सब पहले से पता होना चाहिए तो डेरिवेशन करने में मजा आएगा। देखो डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेटमेंट तो आप लोगों को मालूम ही होगा, क्या लिखेंगे कंसिडरेशन में, ये फेरिन ही बता देगा। अभी देखो कंसिडरेशन क्या बनेंगे फेरिन? जस्ट अ सेकंड। इस चैप्टर के शुरुआत में मैंने बताया था कि कंसिडरेशन सबके सेम होंगे। सिद्धार्थ क्या Particle of mass m rotating around a fixed axis with the radius r from the origin. सिद्धार्थ टेक्निकल टर्म्स में आप बिल्कुल गलत हो। पार्टिकल कैन नेवर रोटेट, अ सिंगल पार्टिकल कैन नेवर हैव मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द, अरे कम ऑन, पार्टिकल कैन नॉट रोटेट, सो मास के क्या करूं मैं? एक पार्टिकल रोटेट कर ही नहीं सकता है। हेतवी नहीं पता। परिश्री, दिया, मैम नहीं पता। याना, Not particle, typical particle. बोगस। मुझे लगा सच्ची में आंसर सही बताएगी। अरे यार इस मैम हम डेरिवेशन अभी तक पार्टिकल ही कंसिडर कर रहे थे। अरे कर कंसिडर रहे थे, उससे पहले भी एक स्टेटमेंट बोलते थे, हर बार बोलते थे। इसकी कंसिडरेशन नहीं बोली थी मैंने? वी आपने यही बोला कंसीडर था अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड हाँ बेबी, एक्सिस। रिजिड बॉडी मैम है, ऐसा नहीं होता। चैप्टर का स्टार्टिंग अगर मैं तुम्हें ढूंढ के दिखाऊं ना, मैंने बहुत क्लियरली लिखा था पार्टिकल कैन नॉट रोटेट। तुम बेचारे रोटेशनल मोशन का वो फंडामेंटल्स ही चेंज कर दोगे। A particle can never rotate, a body can rotate. याद रहेगा अभी पक्का? मैम रिजिड बॉडी। हाँ रिजिड बॉडी, ये बोलने का पूरा कंसिडरेशन ऐसे ही। और सारे डेरिवेशंस में एक ही कंसिडरेशन है फर्स्ट स्टेटमेंट, वी कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। फिर हम पता है क्या बोलते थे? टू डिराइव दिस पर्टिकुलर थिंग या टू फाइंड एनीथिंग we have to consider one particle of the rigid body, और वो सिंगल पार्टिकल रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा होता है। कैसा मोशन करता है वो पार्टिकल? सर्कुलर मोशन। यस, अ सिंगल पार्टिकल अंडरगोज सर्कुलर मोशन। सो ये मेरा फिक्स्ड एक्सिस है, इसके अराउंड रिजिड बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। मैम आप म्यूट हो गए। मैं बोल रही थी कि वी हैव टू, हाँ वो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्लियर ही है। सेकेंड स्टेटमेंट में टू डिराइव दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप we need to consider one particle of the rigid body which undergoes circular motion. So this is my fixed axis, इसके about rigid body ऐसा circular motion कर रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो ऊपर नीचे को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये जो सर्कल बाहर की तरफ मुझे दिखेगा ना पेपर के ऊपर, उसको तो एकदम बोल्ड आर्क से डिनोट कर रही हूँ, और जो अंदर की तरफ होएगा उसको डॉटेड से। मतलब कुछ पार्ट ऑफ द सर्कल इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, कुछ इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ये फिक्स्ड एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शन है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा?
एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता है। क्लॉकवाइज। अरे बाबा, नॉर्थ नॉर्थ नहीं नहीं आउटसाइड द प्लेन। नहीं नहीं, नॉर्थ सही है भाई तेरी बात। मतलब क्योंकि तूने कंसिडर कैसे किया होगा कि दिस इज द प्लेन और इसके अबाउट ये अगर ऐसे घूम रही है तो रोटेशन का सेंस लेके अपने को थंब देखना है किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। तो द सेंस ऑफ द रोटेशन वाज एंटी क्लॉकवाइज, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, जो याना के लिए नॉर्थ का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा अपवर्ड्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये अपवर्ड डायरेक्शन को नोट्स और टेक्स्ट बुक के पैरेलल रखने के लिए मैं कंसिडर कर लूंगी के कैप। उन्होंने ये जेड एक्सिस मान रखा है ये वाला। The radius of the circle is r perpendicular and the center of the circle is denoted as C. Radius of the circle is r perpendicular and center is denoted as C. Let O be the origin on the fixed axis of rotation, and this is my particle at this particular position. So the vector drawn from origin to that particle is known as position vector. डायग्राम देख लो, डायग्राम में कुछ क्लियर नहीं है तो पूछ लो। मैम आप डायग्राम एक बार फिर से समझाओगे? Yes. We have considered a rigid body rotating about fixed axis in anti-clockwise direction. To derive the relation between angular momentum and moment of inertia, we consider one particle of the rigid body which is undergoing circular motion. The radius of the circle is r perpendicular and the center of circle is denoted by C. The position vector of the particle is given by r vector and the direction of angular velocity is along the fixed axis of rotation. क्लियर है? दिया का डाउट था ना ये? हाँ मैम क्लियर है। मैम ओ क्या है? O is origin, ओके जिसके रिस्पेक्ट में हमने पोजीशन वेक्टर लिखा है। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने डिस्क्लेमर लिखा तो है, डेरिवेशन में आपको डिस्क्लेमर लिखना नहीं है। ये डिस्क्लेमर सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है और ये मैं पहले से इसलिए बता के छोड़ रही हूँ ताकि आप लोगों को बाद में जब मैं ये अप्लाई करूँ ना डेरिवेशन में तो याद रहे कि आप लोगों ने बोली हुई बात है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, चेंज नहीं करूंगी मैं इसको। ठीक है, आपको डेरिवेशन के लिए इतना ही डायग्राम ड्रॉ करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, इतना इनफ है। ठीक है, मैं पार्टिकल P का इनिशियल पोजीशन कंसिडर कर रही हूँ P, और फिर मैं इसका एक और पोजीशन कंसिडर करूंगी P डैश। P और P डैश मैं कंसिडर करूंगी। आपको डायग्राम में चाहे तो ड्रॉ करो, नहीं करो तो बेटर है क्योंकि टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये डायग्राम होगा। ठीक है, नाउ एट P आप सोचो ये मेरा फिक्स्ड एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, P पॉइंट यहाँ पे है। अगर रोटेट करता करता सर्कुलर मोशन में घूमता घूमता वो यहाँ पे पहुंचा, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा?
दो ऑप्शन है, टेंजेंशियली इनवर्ड्स, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। Tangentially outwards. या ना सोच के बोलो, वो सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। मैम रिपीट करो ना एक बार तो फिर से। inwards. ये मेरा फिक्स्ड एक्सिस है, इसके अबाउट वो सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे। मैं इस पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रही हूँ कि उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। Inwards. मैम Inwards इनवर्ड्स जाएगा। कैसे होगा? अरे बाबा इमेजिन करो, ये मेरा फिक्स्ड एक्सिस, इसके अबाउट अगर ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो यहाँ पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंशियली कहाँ जाएगा, क्योंकि सिंस रोटेशन का सेंस ऐसा है, टेंजेंशियली कहाँ पॉइंट करना चाहिए वेलोसिटी। ओके मैम समझ ठीक गया। है, तो एट पी वी इज टेंजेंशियली इनवर्ड्स। अच्छा, अगर v टेंजेंशियली इनवर्ड्स हो, व्हाट कैन यू से अबाउट लीनियर मोमेंटम? वो भी सेम ही होगा। इनवर्ड्स ही। Tangentially inwards. नहीं, सिर्फ inwards. सेम, वो भी सेम ही होगा। ठीक है, ये तो चलो अपनों ने बात की p की। इसका जस्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है p डैश। व्हाट कैन यू से अबाउट वेलोसिटी एट p डैश डायरेक्शन वाइज? Tangentially outwards. वेरी गुड, इट वुड बी टेंजेंशियली आउटवर्ड, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अगर P पे इनवर्ड्स था तो यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंशियली आउटवर्ड्स, एंड सिमिलरली by the same logic P would also be acting tangentially outwards। ये मैं अभी इसके लिए बता रही हूँ ताकि डेरिवेशन में जब मैं इसको अप्लाई कर दूं ना, तो आप लोगों को ये क्लियर रहे उस टाइम पे। सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन वाला पार्ट। मैं यहाँ पे लिखूंगी वी ऑलरेडी नो दैट L vector is equal to R cross P। L vector is equal to R cross P। क्या मैं यहाँ पे पूरी की पूरी रिजिड बॉडी को कंसिडर कर रही हूँ? नहीं, मैंने तो सिर्फ एक पार्टिकल की बात की है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ith पार्टिकल। ये इनिशियल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये ith पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल इज इक्वल टू ri वेक्टर क्रॉस pi वेक्टर। Now by triangle law of vector addition, r vector is equal to oc vector plus cp vector। किसी को कोई तकलीफ? ये हेड टू टेल कनेक्टेड है, oc plus cp would be equal to r vector। तो मैं ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, li वेक्टर इज इक्वल टू oc plus cp क्रॉस pi। OC प्लस CP क्रॉस PI। सो ये बन जाएगा OC क्रॉस PI और प्लस CP क्रॉस PI। अब इसके बाद मैं सिर्फ क्या करने वाली हूं आपको मैं पहले बता देती हूँ। मैं इन दोनों की डायरेक्शन ढूंढूंगी, OC क्रॉस PI की और CP क्रॉस PI की, और दोनों की डायरेक्शन के बेसिस पे मैं इनको एक नया नाम दे दूंगी। आपको वो नाम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैम ये नहीं चलेगा, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो नाम मैं इनको दे दूं दैट यू नीड टू एक्सेप्ट। ओके, तो पहले तो डायरेक्शन ढूंढते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में परिश्री डायरेक्शन ढूंढने का तरीका क्या है? अनम्यूट करो परिश्री। अनम्यूट नहीं हो रहा है, ऐसा है? ओके, प्रॉब्लम हो सकती है फिर। फेरिन
फेरिन फेरिन तुम्हारा फेवरेट है। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन ढूंढने का तरीका क्या है? राइट राइट हैंड हैंड, थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। फेरिन अब इशारों में बातें करता है। फेरिन बोलता है मैं बोलना ही नहीं है मुझे। तो राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पे ओसी क्रॉस पीआई करना है मुझे। पी क्या है यहाँ पे? लीनियर मोमेंटम, भूलना नहीं है, दिस इज लीनियर मोमेंटम। तो ओसी एट पी द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज टेंजेंशियली इनवर्ड्स। अब ये आपने ही बताया था, मैंने नहीं बोला अभी, आपने मेरे को बताया था, मैं वही यूज कर रही हूँ। सो सिंस इट इज टेंजेंशियली इनवर्ड्स, ओसी के डायरेक्शन में अपना हाथ रखेंगे और कर्ल करेंगे टुवर्ड्स पी। तो ओसी क्रॉस पी, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? लेफ्ट की तरफ। और लेफ्ट की तरफ में भी आई विल बी वेरी स्पेसिफिक, इट इज पॉइंटिंग परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंस इट इज पॉइंटिंग परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं इसको नाम दे दूंगी एल परपेंडिकुलर। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, सिर्फ डायरेक्शन परपेंडिकुलर आई थी, इसके लिए इसको नाम दे दिया एल परपेंडिकुलर। ठीक है, प्लस सीपी क्रॉस पी आई। फिर से रखेंगे सीपी के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को, कर्ल करेंगे पी की तरफ, सीपी क्रॉस पी आई, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, दैट इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैन एनीवन गेस? अगर ये एल परपेंडिकुलर था तो ये क्या बन जाएगा? एल पैरेलल। एल पैरेलल। सो एल आई वेक्टर को हमने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एक को बोल दिया एल परपेंडिकुलर और दूसरे को बोल दिया एल पैरेलल। ये तो मैंने ith पार्टिकल का फाइंड किया है। अगर मुझे सारे पूरी की पूरी रिजिड बॉडी का चाहिए तो मेरे को क्या करने की जरूरत है? वो आई नहीं लिखने का। 1 सेकेंड ना, ये वाला स्टेप परिश्री, ठीक है परिश्री, ओसी क्रॉस पी आई पे ओसी वेक्टर इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, लीनियर मोमेंटम इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। तो ओसी क्रॉस पी आई, जब मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करती हूँ, द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। Since the thumb is pointing towards left and it is perpendicular to axis of rotation, I have named this particular thing as L perpendicular. No logic, सिर्फ नया नाम दे रहे हैं हम उसको। और CP क्रॉस PI, CP क्रॉस PI जब मैंने किया तो थंब पैरेलल है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसलिए उसको नाम दे दिया L पैरेलल वेक्टर। ठीक है सिद्धार्थ, वीडियो चालू रखो अपना। डेरिवेशन में बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट स्टेप्स आएंगे, तो मेरे को पता तो चलना चाहिए आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिया हेतवी क्लियर है आप दोनों को ये स्टेप्स यहाँ तक? ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। याना ने बोला मैम आई हटा दो, नहीं दैट इज नॉट द सोल्यूशन याना। मैंने एक पार्टिकल का ढूंढ लिया है, मुझे पूरी रिजिड बॉडी का चाहिए, तो क्या करने की जरूरत है? तो फिर मल्टीप्लाई कर दो जितने भी नहीं पार्टिकल। मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते याना, अब तुम्हारा ना मैथ्स कमजोर है। इसलिए तो हमने बायो लिया। एडिशन मैम। एडिशन कर देंगे, बात सही है। समेशन भूल गए क्या कि अगर आई दे रखा होता है, एक पार्टिकल का गिवन है, तो हम क्या करते हैं? समेशन ऑफ एल आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n। या ना 10वीं तक भी पास हुई थी कि नहीं हुई थी मैथ्स में? नहीं हुई थी, मना कर रही है लड़की। मैम मुझे 99 आए थे। तो फिर ये 99 के बाद ये भूल गई? हाँ वो एक मार्क कट गया। अभी याद रखना, मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐड कर देते हैं सारे के सारों को। ऐड करने का मतलब है समेशन करना। तो एल आई वेक्टर की जगह में क्या लिख सकते हो? समेशन ऑफ एल परपेंडिकुलर प्लस समेशन ऑफ एल पैरेलल, समेशन ऑफ एल परपेंडिकुलर प्लस समेशन ऑफ एल पैरेलल। ठीक है चलो यहां तक अपने को लिखना है डेरिवेशन में, यहां तक तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद समझने वाला पार्ट आता है। मैं अब जो स्टेटमेंट लिखवाऊंगी ना आपको, वो एज इट इज लिख मैम लेने जस्ट अ सेकंड मैम, जस्ट मैम रुको रुको। श्योर 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 श्योर। मैम डन।
डन मैम। आपको स्टेटमेंट जो लिखना है वो है फॉर सिमेट्रिक रिजिड बॉडीज having symmetric axis of rotation. For symmetric rigid body having symmetric axis of rotation, there are 2 points, there are 2 particles whose L perpendicular would be equal in magnitude and opposite in direction. मैम टेढ़ा। For symmetric rigid bodies having symmetric axis of rotation, there are 2 particles whose L perpendicular would be equal in magnitude and opposite in direction. So if there are 2 vectors who are equal in magnitude and opposite in direction, what would be the net vector sum? 0. 0. So summation of L perpendicular would be equal to 0. अब इसको समझेंगे। ये मैंने लिखवा पहले इसके लिए दिया क्योंकि आपको अल्टीमेटली यही करवाना है। अब इसको समझेंगे हम। लिख लिया आप लोगों ने या बाद में लिख लेना क्योंकि वो पेज तो रहने वाला है, पहले समझ लेते हैं मैंने क्या बोला। क्वेश्चन फिर से बोलो ना। क्वेश्चन नहीं है ये नहीं वो इससे पहले जो आपने बोला ना summation of perpendicular कि if there are 2 vectors who are equal in magnitude and opposite in direction, what would be the net vector sum? okay. ठीक है, तो वो 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने क्या बोला, फॉर सिमेट्रिक रिजिड बॉडीज हैविंग सिमेट्रिक, मतलब ये लेट्स से मेरी सिमेट्रिक रिजिड बॉडी है तो एक पार्टिकल जो यहाँ पे P पॉइंट पे है वो दूसरा P डैश पे भी होएगा, दूसरा पार्टिकल उसके जस्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट। अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पार्टिकल है तो उसका रेडियस तो सेम होगा बट डायरेक्शन ऑफ रेडियस वुड बी ऑपोजिट। रेडियस वेक्टर लेंथ वाइज सेम होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। और उसका ओस जो हमने लिखा था ना ओसी वेक्टर, वो सेम ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ओसी इज गोइंग टू रिमेन सेम बट आर परपेंडिकुलर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, ओसी क्रॉस पी आई। पी डैश के लिए आपने क्या बताया था, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम, tangentially outwards, पी के लिए क्या था, tangentially inwards। तो जब मैंने P के लिए किया था ना, इट वाज OC क्रॉस P, तो थंब वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। लेकिन जब मैं P डैश के लिए करूंगी OC, अब थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करवानी है। अभी मैं फिंगर्स को अपने वापस तकलीफ तो नहीं दे सकती, हाथ उल्टा करना पड़ेगा। तो OC क्रॉस PI, OC क्रॉस PI, अब थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स राइट। इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट। क्या इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, हाँ भाई होगा, क्योंकि OC सेम है, P सेम है दोनों के लिए, तो इक्वल मैग्नीट्यूड का हो गया। क्या डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है, हाँ भाई ऑपोजिट है, तो नेट सम कितना हो जाएगा, 0। 0। तो सारे L परपेंडिकुलर का सम मिला के कितना होएगा, 0। बट ये L पैरेलल के साथ नहीं होएगा ये केस,
एल पैरेलल पहले कहाँ पॉइंट कर रहा था, ओसी क्रॉस पी आई, जबकि एल पैरेलल वाज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। अब देख लेते हैं इसके केस में, ओसी क्रॉस पी आई अभी भी कहाँ पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड्स। तो एल पैरेलल तो सारे एडअप हो जाएंगे, एल परपेंडिकुलर सारे कैंसिल हो जाएंगे। एल परपेंडिकुलर 0 मिल जाएगा, एल पैरेलल को अपने सम करके देखते हैं क्या फाइंड कर सकते हैं। कहाँ कंफ्यूजन रह गया पूछो अभी। मैम एक बार वापस समझाओ ना। यस मैं कहाँ से समझाऊं दिया, पहले क्लियर करो। स्टार्टिंग से। पूरा डेरिवेशन, नहीं नहीं नहीं, पूरा डेरिवेशन नहीं है, स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट वाला, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल राइट साइड पे है तो उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे एक और पार्टिकल होगा जिसका लीनियर मोमेंटम पहले पार्टिकल के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर इसका इनवर्ड्स था तो दूसरे वाले का होगा आउटवर्ड्स। और जब मैं उसके लिए यही सारा चीज करूंगी तो मुझे एल पैरेलल का डायरेक्शन तो सेम मिलेगा, बट एल परपेंडिकुलर का डायरेक्शन ऑपोजिट मिलेगा। तो जब मैं ऐसा एल परपेंडिकुलर का डायरेक्शन ऑपोजिट मिलेगा तो मैं सारों का जब सम कर रही हूँ तो सम करके मुझे कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन, वो मैंने क्या किया देखो, ओसी, क्योंकि एल परपेंडिकुलर क्या था, ओसी क्रॉस पी आई, तो इसके लिए भी मैं करूंगी ओसी क्रॉस पी आई, पी इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, इंस्टेड ऑफ बीइंग लेफ्ट इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट नाउ। दिया अब क्या नहीं समझ आया बताओ। यस। अभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है मुझे आवाज में। नहीं नहीं मैम, आ गया। थोड़ा पक्का? एक बार और देखूंगी तो आ जाएगा। हाँ हाँ। इसमें ये स्टेटमेंट ज्यादा जरूरी है, देखो लिखते टाइम, तो लिखते टाइम कोई आपसे नहीं पूछने वाला करके दिखाओ सॉल्व या समझा के दिखाओ मुझे। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट को समझो कि अगर कोई पार्टिकल लेफ्ट में है तो दूसरा उसके राइट में भी होगा जिनका एल परपेंडिकुलर इक्वल मैग्नीट्यूड का, ऑपोजिट डायरेक्शन का, खेल खत्म। इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वैसे याद रखो। चलो अभी ये पूरा स्टेटमेंट लिख लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद मैंने वही कंटिन्यू किया, एल इज इक्वल टू समीशन ऑफ एल परपेंडिकुलर प्लस समीशन ऑफ एल पैरेलल। एल परपेंडिकुलर का समीशन 0 हो गया, ये आ गया समीशन ऑफ आर परपेंडिकुलर क्रॉस पी आई, क्योंकि सीपी वेक्टर जो यहाँ पे था ये क्या था, आर परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस ही रिप्रेजेंट कर रहा था ना सर्कल का, तो वो बस सीपी की जगह मैंने आर परपेंडिकुलर लिख दिया। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बता दो प्लीज फटाफट। P is equal to mv. P is equal to mv, so r perpendicular cross mv वेक्टर, ये मुझे करने का है। तो समेशन ऑफ एम आई वी आई हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर भी सबके लिए अलग अलग है तो उसके हिसाब से लिखा जाएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है सिद्धार्थ, व्हाट इज ए क्रॉस बी इक्वल टू? A cross B, ma'am, A B sin theta. ए बी साइन थीटा, तो आर क्रॉस एम बी वुड बी इक्वल टू आर R परपेंडिकुलर M equal M V sin theta. एम वी साइन थीटा, लेकिन वहां पे थीटा कितना है, एक ये तो है रेडियस, और पी वेक्टर एक्ट कर रहा है टेंजेंट पे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? 90. 90 डिग्री, तो साइन थीटा में यहाँ पे आ जाएगा साइन 90। और 1. डायरेक्शन तो मैंने पहले ही निकाल लिया था, ये था इस एक्सिस के लॉन्ग, एक्सिस का डायरेक्शन है के कैप, तो मैं एक्सिस का डायरेक्शन लिख दूंगी यहाँ पे के कैप, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ आर परपेंडिकुलर एम आई ओमेगा स्क्वायर के कैप। क्या किया मैंने, क्या किया मैंने यहाँ पे,
v की जगह पे ओमेगा r रख दिया। v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अच्छा, ओमेगा के साथ आई क्यों नहीं लिखा मैंने? रिवर्स साइकोलॉजी, ओमेगा के साथ आई क्यों नहीं लिखा? मैंने एम के साथ आई लिखा, आर भी सबके लिए अलग है, मैं आई लिख सकती हूँ यहाँ पे। मैंने ओमेगा के साथ आई क्यों नहीं लिखा? या ना, ओमेगा के साथ आई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आई तो वो है, एक ही पार्टिकल का है ना, हाँ, ओमेगा एक मैम पार्टिकल का एंगुलर नहीं है। वेलोसिटी रिजिड बॉडी की होती है शायद। मैम क्योंकि ओमेगा v की एनालॉगस है। नहीं मैम ओमेगा मैम एंगुलर वेलोसिटी रहता है रिजिड तो बॉडी की होती है। नहीं, हेतवी कुछ बोल रही थी। हाँ ओमेगा कांस्टेंट रहता है। ओमेगा सेम रहता है सारे पार्टिकल्स का, भूल जाते हो यार हर क्लास में। लास्ट क्लास में लिखवाया था मैंने ये, ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम लीनियर वेलोसिटी बट डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी। सही बोला मैंने, है ना? ऐसा ही है ना? फेरिन सो रहा है पगला, उल्टा बोला है मैंने, अभी भी देखो सो रहे हो वही क्लास। वही सोच रहा था मैम कि मैम आपने मैं कुछ वही उल्टा सोच बोला। रही थी कब की, ऐसा थोड़ी होता है। आपने हाँ कुछ तो उल्टा फिर बोला और बोलना मैंने ठीक नहीं था। है, ये चेकिंग चलती रहती है तुम्हारी, टेस्ट होते हैं ये सारे। all the particles have same angular velocity but different linear velocity, ऐसा है। तो सिंस इन सबकी रोटेशनल सेम है, मोशन। हाँ इन रोटेशनल मोशन, वो वर्ड मिस हो गया, नहीं होना चाहिए, वेरी गुड याना। सो सिंस सबकी ये सेम ही है, मुझे आई लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट? मैं इसको लिख दूंगी समेशन एम आई आर परपेंडिकुलर स्क्वायर ओमेगा के कैप। चलो अब लास्ट क्लास में जो लोग एक्टिव थे वो मेरे को बता सकते हैं व्हाट इज समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। आई आई, फाइनली पहुंचे तुम आई तक। एल वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा के कैप, ये डिराइव करना था। मैम ये सब तो ठीक है, अब हमें बताओ हम ये डेरिवेशन याद कैसे रखें। जैसे मैंने रख रखा है, मैंने देखा इसका लॉजिक समझ लिया क्या डिराइव करने का है, फिर स्टार्ट कहाँ से करने का मैंने वो डिसाइड कर लिया। फिर मैंने पता है एक पिवटल पॉइंट बीच में सेट कर रखा है, वो पिवटल पॉइंट है मेरा ये। मुझे भी यही नहीं याद रहता था कि ये ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने तीन चीजें याद रखी, फर्स्ट, बीच वाला और लास्ट। जब मैंने तीन चीजें याद रख ली ना, तो मुझे पता चल गया मुझे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। अब वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने बोला कि मैं आर को कैसे दो चीजों में डिवाइड करके लिखूं, तो उसके लिए मैंने ट्राइंगल लॉ पता चल गया। ट्राइंगल लॉ के बाद तो आपको सीधा ये मिल ही जाएगा, एल परपेंडिकुलर एल पैरेलल। फिर ये एल परपेंडिकुलर को देखते ही रियलाइज हो जाता है कि ये जीरो होगा, इसका जीरो कुछ नहीं हो सकता, वो उसके लिए स्टेटमेंट है। फिर वो जीरो होने के बाद एल पैरेलल की सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है मुझे, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू, आगे 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 करते जाओगे, आ ही जाएगा अल्टीमेटली। मैं बोल रही हूँ फिर सारे शस्त्र लगा देने के अपने, v को फलाना सब्स्टिट्यूट कर दो, जो जो है क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर दो, डायरेक्शन लिख दो, सब कर दो, ठीक है। लेकिन तीन चीजें हर डेरिवेशन में आपको याद रखनी चाहिए। एक कोई इंटरमीडिएट पॉइंट जिसको मैं पिवटल पॉइंट बोलती हूँ, कि वो याद हो गया ना तो उसके आगे और पीछे एडजस्ट हो जाता है। फिर बीच वाला याद रखने से प्रॉब्लम पता है क्या आती है, चलो मैंने बीच वाला याद रख लिया, पता ही नहीं डेरिवेशन शुरू कहाँ से करना है। चलो बीच वाला तो याद है, लेकिन डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से करूं ये नहीं पता चलता है फिर। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप, बीच का कोई एक इंपॉर्टेंट स्टेप एंड लास्ट स्टेप, ये तीन याद होनी चाहिए अपने को, फिर हो जाता है डेरिवेशन लर्न, ठीक है। एंड सीरियसली बताऊं याना, कम से कम मैंने इसको 100-200 बार पढ़ाया है, तब जाके मुझे डेरिवेशन आया है। 100-200 मैम बार हम नहीं, हमें इतनी कौन बार नहीं करवाएगा कर 100 सकते। 200 हाँ बार? ये मैम
या ना सुन तो ले, पूरा स्टेटमेंट तो कंप्लीट करने दे। वही बोल रही हो, तुम 100-200 बार पढ़ा नहीं सकते हो, लेकिन एक बार खुद करके किसी एक फ्रेंड को सिखा दो। जब आप किसी एक फ्रेंड को सिखा दोगे ना, आपको याद हो जाएगा। सिखाना ऐसे ही बंदे को जो फिजिक्स आता हो, जिसको ऐसा नहीं हो कि मम्मी पापा को सिखाने बैठ गए, चलो आज मैं सिखाता हूँ, सामने से थप्पड़ पड़ के वापस आ जाएगा कि क्या करवा रहा है ये मुझे आज। ठीक है, किसी फ्रेंड को सिखाना जिसको फिजिक्स आता हो और जिसको फिजिक्स में दिक्कत हो रही हो, उसको सिखाओगे तो यू विल गेट दिस। ठीक है, दैट वाज माय स्ट्रैटेजी इन 11th एंड 12th। मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स को मैंने पास करवाया उनकी 12th में, और एक के साथ मेरे को दुख बहुत है कि वो जो स्टेटमेंट है ना 3 इडियट्स का, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन तुम्हारे से ज्यादा नंबर आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। मेरी फ्रेंड को मेरे से ज्यादा आया था केमिस्ट्री में, वो उसको कुछ नहीं आता था, धेले का केमिस्ट्री भी नहीं आता था। आई गॉट 92, शी गॉट 93 इन फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। बहुत दुख हुआ था मुझे, बहुत दुख हुआ था। दैट्स अ ट्रू स्टोरी बिहाइंड 3 इडियट्स। हाँ, वो झूठ झूठ नहीं बोलता है। एनीवे, बट सिखाने से ये मैंने सीखा है कि सिखाने से बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती है। ऑलराइट, इसके आगे मैं, यार मेरे को चेंज नहीं करना, तो मुझे इसी फॉर्मूला को आगे कंटिन्यू करना है। हमने 3rd सेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, याद है क्या? टाउ वाज इक्वल टू dl by dt, ये हमने डिराइव कर दिया था। और हमने ये भी बोल दिया था ये जो टॉर्क है वो सिर्फ एक्सटर्नल टॉर्क है। इफ external torque is equal to 0, angular momentum remains conserved या constant। yes, वही दोनों ही बात है, angular momentum remains conserved या constant। अगर एंगुलर मोमेंटम किसी सिस्टम का कंजर्व्ड रहता है तो आई ओमेगा भी कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट अज्यूम करते हैं ये कांस्टेंट है, बट किसी तरीके से मैंने एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर दिया, मैंने एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा दिया, ओमेगा इंक्रीजेस, व्हाट वुड हैपन टू आई? कोई और ऑप्शन ही नहीं है। बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री में। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम को क्या होना पड़ता है? कम। डिक्रीज। प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम को बढ़ना पड़ता है। सेम लॉजिक, I is inversely proportional to omega only when this conditions take place। एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए, I ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। इफ I increases ओमेगा डिक्रीजेस, इफ I decreases ओमेगा इंक्रीजेस। इसके एप्लीकेशंस भी हैं। मैं सबसे बेसिक वाले से स्टार्ट करती हूँ। बैले डांसर को डांस करते हुए देखा है कि कभी किसी ने? या आइस स्केटर को घूमते घूमते? नहीं। जिसने देखा होगा उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, बैले डांसर क्या करती है, पहले हाथ खोल के घूमना शुरू करती है, हाथ खोल के रोटेट करना। अगर हाथ स्ट्रेच्ड होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होएगा कि कम होएगा? आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है कि कम? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो वो धीरे धीरे पता है क्या करते हैं, नाचते नाचते घूमते घूमते अपने हाथ बंद कर लेती है। क्या कोई एक्सटर्नली किसी ने फोर्स लगाया उस पे? एक्सटर्नली कोई टॉर्क लगाया? नहीं, उसने खुद नहीं किया, अपने हाथ बंद कर लेती है। अब हाथ बंद करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा कि कम हो गया? कम हो गया। कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। ऐसे लगेगा उसमें वो अपना क्या बोलते हैं, लट्टू नहीं होता है क्या, स्पिनिंग टॉप, जैसे वो घूमता है ना जिस स्पीड से, बैले डांसर ऐसे लगेगा उस स्पीड से घूमने लगी और गुड़ 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 गुड़, ऐसे नंबर ऑफ रोटेशंस बढ़ जाएंगे उसके। दिस इज द केस विद द बैले डांसर्स। फिर हमारे प्लैनेटरी मोशंस में भी ऐसा होता है। हमें हर बार बताया जाता है वी मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। नहीं, इलेप्टिकल होता है मैम, पता है हमको, पढ़ के 9th आए। स्टैंडर्ड में सबमिशन तो याद नहीं था, पढ़ के आए वाली आई थी। फिर 9th स्टैंडर्ड में ये हमारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ था। केपलर्स के जब लॉज आए थे कि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं,
तो जब एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं तो ऐसा होता है प्लैनेट की दो पोजीशन हो सकती है सन के रिस्पेक्ट में, या तो प्लैनेट इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो जब इधर है तो वो दोनों क्लोज हैं सिस्टम में, और जब दूसरी साइड पे वो दोनों दूर हैं, फर्स्ट या सेकंड किस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? मैम फर्स्ट केस में। क्यों? नहीं, मैम सेकंड क्योंकि केस में। मैम फर्स्ट में ज्यादा होगा क्योंकि नो ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करेगा शायद सन का। गलत है, गलत है। ग्रेविटेशनल पुल हर वक्त एक्ट करता है, अगर वो नहीं एक्ट करता अर्थ चली जाती मिल्की वे से बाहर। इतनी भी कोई अच्छी गैलेक्सी नहीं है अपनी, वो ग्रेविटेशनल पुल वहीं पे एक्ट करता रहता है। सेकंड केस में ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। याना का पॉइंट सही है। रीजन, जितना ज्यादा दूर दूर होंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। आर जितना ज्यादा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया, व्हाट कैन यू से अबाउट एंगुलर वेलोसिटी? It If will increase, I increases, ओमेगा decreases. डिक्रीजेस। तो अगर ओमेगा कम हो गया मतलब प्लैनेट का रोटेशन कम हो गया, रोटेशन वो अब कम स्पीड पे घूम रहा है। अगर कम स्पीड पे घूमेगा तो लेंथ ऑफ डे पे फर्क पड़ने लग जाएगा। लेंथ ऑफ डे पे फर्क पड़ने लग जाएगा कि कभी दिन बड़ा हो जाएगा, कभी दिन छोटा हो जाएगा, ऐसा करके सिनेरियो आएगा। ठीक है, इसके अलावा इस पे क्वेश्चन एक और होता है, एक और एप्लीकेशन है इसका, डाइवर्स। हाँ, जब वो ऐसा होता है ना, वो बहुत ऊपर 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 जाके नीचे स्विमिंग पूल में छलांग लगाते हैं, तो डाइवर क्या करता है, अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेता है। जो छलांग लगाने वाला होता है उस टाइम पे फोल्ड कर लेता है। फोल्ड करता है तो हवा में रोटेशंस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वाटर को हिट करने वाला होता है रोटेशंस कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस कम हो जाते हैं। ये तीनों एप्लीकेशन आपको 7.6 के पहले पेज पे दे रखी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड। इसमें मेरे को एक दो क्वेश्चंस और हैं जो डिस्कस करने हैं आपके साथ। ऐसा बोला जाता है कि लेट्स से अर्थ पे आपको पता ये नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है जहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है पोल्स पे, है ना। बोलते हैं अगर ये पोलर कैप्स मेल्ट होने लग जाए और आइस जो है वो इक्वेटर पे पहुंच जाए, आइस जो है वो इक्वेटर पे पहुंच जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? सी लेवल इंक्रीज होगा। एसएसटी नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। पहुंच ही बात नहीं सही सकती है वो तो। आपकी कि सी लेवल बढ़ जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। मैम मैम एक मिनट आपने क्या बोला, फिर से बोलना। पोलर कैप्स जो थे वो ऊपर ऊपर थे पहले तो, ठीक है, टॉप पे पोल्स पे। अब वो मेल्ट होने लग गए हैं, हम इतना प्रदूषण फैलाते हैं कि वो मेल्ट होने लग गए हैं, अब उनका मेल्ट होना चालू हो गया और वो मेल्ट होते होते इक्वेटर के पे पहुंच गए। तो क्या क्या फर्क पड़ना चाहिए, किस क्वांटिटी में चेंज आना चाहिए? Inertia, कौन सा, मेरा तुम्हारा किसका? moment of अर्थ का। inertia, अर्थ का यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थ का बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा। 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 बढ़ेगा, वेरी गुड। कैसे पता बढ़ेगा? पता क्योंकि नहीं सब मैम। मास सेंटर पे आ गया ना। फोर्स में नहीं, ज्यादा होगा। ऐसा नहीं बोलते हैं। पहले मास डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इतने से पोर्शन में था, अब वही मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा पोर्शन में हो गया। मास अभी भी सेम ही है बट अब ज्यादा पार्ट में आ गया, मतलब आर बढ़ गया होगा हर जगह पे। आर बढ़ जाएगा तो समीशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जेई में क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं आपसे, के बेसिस पे पूछा जाएगा टाइम पीरियड कैसे चेंज होएगा या ओमेगा कैसे चेंज होएगा, वो सब क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। जेई मतलब जेई बोल रही कॉम्पिटिटिव सेक्शंस में आते हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, कई बार क्या होता है सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं होते ना कॉम्पिटिटिव सेक्शन में, ये भी होते हैं जिसमें थियोरी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैम खत्म ना ये चैप्टर आज?
एक टॉपिक और बचा है, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक छोटा ब्रेक दे देती हूँ, क्योंकि हैवी था जो भी अभी तक हमने किया। 5 मिनट का ब्रेक ले लो। रोलिंग मोशन है, टॉपिक थोड़ा बड़ा है, आज तो पूरा नहीं खत्म होएगा, ट्यूसडे को पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्यूसडे 2 पे डे 7.6 का टेस्ट नहीं होगा ना मैम? नहीं होएगा। 4 और 5 का थ्योरी टेस्ट। ये मैं ट्यूसडे ही बोल रही थी, पर मेरी बात को सुनता ही नहीं है। अच्छा, थियरी टेस्ट होएगा ट्यूसडे को, ध्यान रखना। बोल रही थी अपने रोलिंग मोशन का आज की क्लास में सिर्फ रिव्यू करेंगे, डिटेल स्टडी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी, ट्यूसडे वाले क्लास में, ठीक है? प्लीज डोंट फॉरगेट, ट्यूसडे 10 to 10:30 टेस्ट है, 10:30 to 10:45 आपका क्लास ब्रेक होगा, और 10:45 to 11:30 क्लास होगा। मैम, Yes. जो 7.4 के एक्स्ट्रा क्लासेस रखे हैं ना, वो कल तो मेरी सुबह को स्कूल थी तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, और संडे को भी मेरे 11 to 2 PRDS होता है। पर वो तुम्हारे लिए है ही नहीं, वो गलती से मैंने मॉर्निंग बैच में डाल दिया था टाइम। एक्चुअली तुम्हारा थोड़ा शुरू करता है। रोलिंग मोशन हमने चैप्टर के एकदम फर्स्ट पेज पे पहले बार इंट्रोड्यूस किया था। आपको याद तो, एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे आपसे इतनी कि आपको याद होगा, लेकिन स्टिल याद है मैम, जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन होता है। अरे वाह, रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब तो ये हवा में उड़ने लग जाएगी लड़की। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। दोनों मोशन एक साथ हो रहे हों तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रोलिंग मोशन होना। रोलिंग मोशन के केस में किसी भी रिजिड बॉडी में मैं कोई रैंडम पार्टिकल की बात करूं तो ये रैंडम पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटीज होगी। वन इज v ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन एंड 2 इज v ड्यू टू रोटेशनल मोशन। ये दोनों लीनियर वेलोसिटीज का सम मिला के मुझे मिला करेगा नेट वेलोसिटी। अच्छा, ये क्या सम मैं ऐसे ही ले सकती हूँ? नहीं, velocity is a vector quantity. I have to take the vector sum. It is the vector sum of both the velocities, translational plus rotational. एक और खास बात है रोलिंग मोशन की, हम जो रोलिंग मोशन पढ़ने वाले हैं वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा अपने को, लेकिन मैं बता देती हूँ, ये समझने वाली बात है, इंट्रिंसिक हिडन है ये वाला। हम जो मोशन पढ़ रहे हैं वो आइडियल रोलिंग मोशन है। आइडियल रोलिंग मोशन के केस में हम जो बॉडी कंसिडर करते हैं उसका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सर्कुलर होना चाहिए, कि हम एक क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट को रोल नहीं करवा सकते हैं, नॉट पॉसिबल। हम सिलेंडर को करवा सकते हैं, स्फीयर को करवा सकते हैं, डिस्क को करवा सकते हैं, रिंग को करवा सकते हैं, लेकिन ये रॉड को हम रोल नहीं करवा सकते, क्यूबॉइड को रोल नहीं करवा सकते, ठीक है? तो जो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए वो सर्कुलर होना चाहिए। सेकंड, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस क्या बहुत सारे होंगे? नहीं, there is only and only one point of contact with the surface. Very important, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा भी जाए कि आइडियल रोलिंग मोशन में क्या होता है, तो हम डिफाइन भी ऐसे इसी तरीके से करते हैं कि we say a body is rolling over any surface when it has only one point of contact with the surface, and that point of contact is at rest with respect to the surface. That point of contact is at rest with respect to the surface. ये हमारे आइडियल रोलिंग मोशन का डेफिनेशन होगा कि we say a body is in rolling motion when it's circular in shape and have only one point of contact with the surface, and that too is at rest
with respect to the surface. नोट्स में जो आपको रोलिंग मोशन दे रखा है, जितना भी इसमें थियरी है, वो थियरी में कहीं ना टाइपिंग एरर है. मतलब POP डैश ऐसा करके कहीं पे आपको मिलेगा, वो POP नहीं है, P0P है. POP की जगह P0P. तो कुछ एरर्स होंगे उसमें, वो एरर्स आप आइडेंटिफाई कर लेना. जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे ले जाके आपको पता चल जाएगा उसमें क्या लिखा हुआ है. लेकिन नोट्स का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना रोलिंग मोशन. मैम आप रिपीट करोगे, क्या बोला आपने? ये नोट्स वाली बात मैंने बोला. हाँ मैम. नोट्स का रोलिंग मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना. तो जो पॉइंट्स मैम वो POP वाला. आपको कई जगह पे रोलिंग मोशन में ऐसा POP करके मिलेगा. वो POP नहीं है, वो P0P होगा. P0P मतलब P के सबस्क्रिप्ट में नॉट आ जाएगा. ठीक है. कुछ और एरर्स भी होंगे, ये मेरे को एक आधा मुझे याद है, लेकिन कुछ एरर्स होंगे रोलिंग मोशन में, वो आप करेक्ट कर लेना. जब मैं पढ़ाऊंगी आपको रोलिंग मोशन डिटेल में, तो यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है मैम 6th लाइन में ही दिया है रोलिंग मोशन के 6 पॉइंट. तो थोड़ा बहुत जो मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को याद है, वो मैं आपको बता देती हूँ. मैम दूसरा, यस मैम नोट्स में फर्स्ट लाइन ही है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग. हाँ वो, अच्छा हाँ, आइडियल रोलिंग मोशन बोलूं या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोलूं, एक ही बात है. तो स्लिप होगा तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? बताती हूँ. अभी जैसे मैंने बोला ना, आइडियल रोलिंग मोशन में देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस. जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की हम बात करते हैं, वो कुछ ऐसा सिनेरियो होता है. हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर देयर, वी डोंट नो. इट कुड बी मेनी, इट कुड बी इनफाइनाइट आल्सो. तो ऐसा वाला केस है कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सरफेस के साथ, लेकिन आइडियल में सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा सरफेस के साथ. देयर इज ओनली वन पार्टिकल. आइडियल रोलिंग मोशन हमें कहीं पे देखने के लिए मिलेगा? नहीं. नहीं. आइडियल है, नाम ही आइडियल है. आइडियल चीजें इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती. मैम तो जब बॉडी स्लिप हो रही होगी तो उसके कांटेक्ट में जितने पॉइंट्स होंगे वो मोशन में होंगे ना? हाँ वो मोशन में ही होंगे. ठीक है. बट सिंस हम अगेन ये वही वाली बात है, सिंस हम रोलिंग मोशन पहली बार पढ़ रहे हैं जिंदगी में, तो हम क्या पढ़ेंगे? आइडियल केस. वी वोंट गो फॉर द डिफिकल्ट वंस. ठीक है. रोलिंग विद स्लिपिंग जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पढ़ने में, but rolling without slipping is easier to understand. That is, ideal rolling motion is easier to understand. And in fact, ये आइडियल रोलिंग मोशन क्यों नहीं पॉसिबल है? लेट मी टेल यू दिस, कि हम जब भी कोई सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, अपने को दिखता नहीं है, बट वो सरफेस उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए डिफॉर्म हो चुका होता है. डिफॉर्मेशन तो आपने पढ़ा हुआ है, शेप चेंज हो जाना. तो हम मान के चल रहे थे वो सरफेस फ्लैट होएगा, लेकिन जैसे ही कोई इस पे आएगा वो खुद ऐसी शेप ले लेगा. लेकिन सिंस वो आगे मूव कर रहा है, तो वो फटाफट अपनी शेप रीगेन कर लेता है और सेम शेप में आ जाता है. तो आर वी एबल टू सी द डिफॉर्मेशन? नो, नो. वी आर नॉट एबल टू सी द डिफॉर्मेशन. बट फॉर दैट मोमेंट, फॉर दैट मोमेंटरी लैप्स, वो डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, अपने को पता नहीं चलेगा बट हो रहा होगा. और वो डिफॉर्मेशन जब होएगा, तो हमने बोला था एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होएगा, बट वो डिफॉर्मेशन की वजह से देयर विल बी मेनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस. ठीक है. एनीथिंग एल्स या ना? नो मैम. ठीक है. और किसी को कोई डाउट? नहीं. ऑलराइट. मैं आपसे पूछ रही थी कि ट्रांसलेशनल मोशन की क्या खास बात थी? What was the one special feature about translational motion?
मैम लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट। सारे पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी सेम होती है। तो रोलिंग मोशन में हम पता है क्या बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है VCM, ये फिक्स्ड है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है VCM, फिक्स्ड। तो हर पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी तो पक्का ही होगी, वो है VCM, और उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, V ट्रांसलेशनल। और ये V ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला होगा ओमेगा इंटू R। ठीक है, ये तो फिक्स्ड है ही है। रोटेशनल मोशन की क्या खास बात है? Same angular velocity. सेम एंगुलर वेलोसिटी बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी। Linear सिंस सबकी डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका हमने थर्ड सेशन के पहले डेरिवेशन में सीखा था। VR वाज गिवन बाय ओमेगा क्रॉस R। ओमेगा क्रॉस R वेक्टर करते थे तो मुझे लीनियर वेलोसिटी मिल जाती थी। तो इनकी मान लो ये VCM है, तो सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, किसी की ज्यादा, किसी की कम, किसी की बहुत ज्यादा, किसी की एवरेज सी, किसी की मीडियम सी होगी। और कोई जरूरी नहीं इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी, रैंडम डायरेक्शंस में भी एक्ट कर सकते, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। वो डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ओमेगा क्रॉस R पे। राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं, और ओमेगा तो सबके लिए सेम है ही। तो रोटेशनल मोशन में अगर मुझे लीनियर वेलोसिटी ढूंढनी हो कि V रोटेशनल कितनी है, रोटेशनल मोशन की वजह से लीनियर वेलोसिटी कितनी आ रही है, वो मैं बोलूंगी फाइंड कर लो ओमेगा क्रॉस R करके। यू कैन फाइंड इट थ्रू टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा क्रॉस R। और इन दोनों को वेक्टोरियली जब हम ऐड कर देंगे तो वेक्टर एडिशन के बाद हमें मिल जाएगी हमारी नेट लीनियर वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। हमें मिल जाएगी नेट लीनियर वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इस पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। आपको ये वाला पार्ट तो मिनिमम रिव्यू करके आना ही आना है, जो रोलिंग मोशन के लिए हमने बोला है। मैं आते ही क्वेश्चंस पूछूंगी आप लोगों से, मिनिमम इतना याद होना चाहिए आपको, वरना नहीं चलेगा भाई अगली क्लास में, फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगी अगली क्लास में।